हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गाइड। आज का टॉपिक हमारे मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, येट इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिससे क्या होता है, हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है। किसकी? लोगों की। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे हेल्प द बिजनेस टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है ए और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बी, हमारी जो ए ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं अपने बिजनेस के अंदर। वो अपनी स्किल से बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी चेन जो है बिल्कुल सही जा रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है बी, जहाँ का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री रेट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी, चाहे इसके पास हर बेस्ट रिसोर्स पॉसिबल हो, हर चीज़ इसके पास हो, बट अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसकी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन ए के पास स्ट्रैटेजिक या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगी, राइट? अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिजाइंड टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन सर्विस और ऑफ एन एम्प्लॉयर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जब प्लानिंग या मैनेजमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस में पढ़ते क्या हैं, या इस सब में होगा क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होगा क्या। इसमें हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेक्टिंग के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, डेवलपिंग के बारे में, मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट? अब एक एक करके मैंने पढ़ेंगे, बट पहले हम सिर्फ देख लेते हैं कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं या फिर हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स है एक बिजनेस में, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या पढ़ना है, या वो किस ह्यूमन रिसोर्स किस में काम कर रहा होता है। रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में काम कर रहा होता है, राइट? उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन तो न्यू एम्प्लॉयज़ की होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज़ की या फिर जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ होगी उनकी होगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी, जो लोग काम कर रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं नहीं, उनके बारे में होगी। कंपनसेशन, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फीस, उनका सैलरी, इसके बारे में प्रॉपरली, या फिर इसका ग्रोथ सैलरी का कैसे करना है उसके बारे में भी हम ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं। एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से रिलेशन कैसे रहेगा उसके बारे में भी हम काम करते हैं। और कंप्लाइंस, हमने कैसे लेबर लॉस को साथ साथ में लेकर चलना है उसके बारे में भी हम काम करते हैं। जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम के बारे में, तो इसके दो फंक्शंस आप लगा लीजिए। एक होता है मैनेजरियल फंक्शन, जैसे उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एज आई टोल्ड यू इन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा है ऑपरेटिव, जिसमें हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स वाली बात की कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि इससे क्या होगा, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से अच्छा रिलेशन बनेगा, इस चीज़ के बारे में। उसके बाद जब मेरा एम्प्लॉय बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी 100% इंक्रीज होगी। ठीक है, मेरा बिजनेस में टर्नओवर कम हो जाएगा, बहुत कम लोग होंगे जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते होंगे, दे विल बी हैप्पी, दे वोंट बी गोइंग आउट ऑफ माई इंटरप्राइज, राइट? एंड देन एब्सेंटिज्म, अगर एक एम्प्लॉय बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपने काम से, वो खुश है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आना अच्छा लग रहा है, तो एब्सेंटिज्म भी कम होगा। ठीक है। इंश्योर्स लीगल कंप्लाइंस, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लेबर लॉज या इन सबको साथ में लेके ही चलेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी जब आप एक इंडिविजुअल की ग्रोथ करोगे। अब आगे मॉडर्न ट्रेंड्स। एचआरएम में अभी क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं? सबसे पहले तो हम काफ़ी ज़्यादा एचआर एनालिटिक्स पे आ गए हैं। ठीक है, हम स्टैट्स की हेल्प से, हम मैथ्स की हेल्प से जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, प्रेजेंट रिकॉर्ड्स हैं, उससे फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में भी सोचते हैं, या प्रेजेंट में कैसे ग्रोथ हो सकती है उसके बारे में भी एचआर एनालिटिक्स के थ्रू सोचते हैं हम। अब जाके ये चीज़ ज़रूरी हुई है कि हम मेंटल वेलबींग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक इंसान मेंटली भी ओके होना चाहिए, इट विल बी ओके, विल बी एबल टू डू द वर्क मच मोर बेटर। अब एआई की रिक्रूटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे अगर आप बोलिए कि आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई की है, दिल बी सेइंग ओके। अगर आप बोलिए कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एआई के थ्रू पढ़ने की भी बात, मेरे पास एक कोर्स है, यू विल बी प्रेफर्ड, राइट? तो एआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। राइज ऑफ रिमोट वर्क, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसा भी करती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को ही इवन बोलती हैं, यू कैन सिट होम, आई विल प्रोवाइड यू डाटा एंड वर्क अकॉर्डिंगली, राइट? तो अब रिमोट वर्क भी होने लग गया है। फोकस ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, हर एक चीज़ पे डाइवर्सिटी। पहले होता था कि अगर एक वेस्ट द पॉइंट, ओके, पहले होता था कि अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जम्मू कश्मीर में वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो
लोग डाइवर्सिटी प्रेफर नहीं करते थे. आई वोंट बी एम्प्लॉइंग अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली, बट नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट. सो डाइवर्सिटी अब हो गई है, इक्विटी प्रॉपरली मिलती है, एंड इंक्लूजन भी एक दूसरे मतलब सबको कलेक्टिवली फील करवाया जाता है. परस्पेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. आप दो तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देख सकते हैं. एक है आपका हार्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परस्पेक्टिव एंड दूसरा है सॉफ्ट. जब हम बात करते हैं हार्ड के बारे में, तो इसमें ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमंस को एक रिसोर्स ही कंसीडर करके काम किया जाता है. जैसे ट्रीटिंग एन एम्प्लॉय एज अ रिसोर्स लाइक मशीन्स और कैपिटल emphasizes efficiency, performance and control. Human resource policy aligns strictly the organizational goal. Organizational goals will be first and second will be human, right? Common and cost driven autocratic organization. Obviously autocratic organization जहाँ होगी, they'll be saying I want my company's profit, I'll see your growth afterwards, but I'll want my company's profit first. इस केस में hard human resource management ही आपको देखने को मिलेगा. जहाँ हम बात करते हैं सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, उस केस में क्या होता है, एम्प्लॉय को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह देखा जाता है, उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह देखा जाता है कि इफ आई ट्रीट माई ह्यूमन रिसोर्स बेटर, देन दैट विल बी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर मी, राइट. फोकस ऑन एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. हियर आई एम सेइंग दैट yes, I want the growth of my company, but before my company I want the growth of my employees as well. I just don't want the company's growth, I want my employees growth as well, right. यहाँ पे पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ को बहुत ज़्यादा इम्फेस दिया जाएगा. ठीक है. तीसरा है हमारा स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव. यहाँ क्या है, अलाइंस द ह्यूमन रिसोर्स विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल्स. सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचूंगी, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में नहीं सोचूंगी, या मतलब सिर्फ हार्ड HRM या फिर सॉफ्ट HRM के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं स्ट्रैटेजिकली चलूंगी, मैं दोनों को लेके चलूंगी. ठीक है. उसके बाद है आपका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. यहाँ क्या है कि मैं, ये हो गया जहाँ यूजुअली आप ये चीज़ देखते हो MNC में, राइट. इसमें आपका फोकस क्या होता है कि मैं क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट करूँगी, ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी होगी, इंटरनेशनल लेबर लॉज को भी देखा जाएगा साथ में, क्योंकि हो सकता है इंडिया के लेबर लॉज अलग हों और इंटरनेशनल लेबर लॉज अलग हों, तो मैं सब कुछ जब कलेक्टिवली इंटरनेशनली लेके चलूँगी तो वो होगा मेरा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. देन इज लीगल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव. जहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हम लेबर लॉज के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वही हो गया आपका legal perspectives. Focuses on compliance with the labor laws, ethical standards and fair practices. Human resource ensures the equal opportunity, diversity and employees right. ये आपका जैसे जो मैंने बताया है, ये आपको टेबल की फॉर्म में यहाँ दिया है. जैसे हार्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को उन्होंने बोला है कि आपका फोकस होगा कि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी अच्छी हो, और कॉस्ट जो मैं एम्प्लॉय पे लगा रही हूँ वो भी थोड़ी कम हो जाए, और सही काम चलता रहे. ठीक है. तो ये एक रिएक्टिव अप्रोच है कि हो सकता है कुछ इशू क्रिएट हुआ हो मेरी कंपनी में, उसके बाद मैंने ये अप्रोच ली हो. सॉफ्ट HRM अप्रोच प्रोएक्टिव है कि मैं पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट एंगेजमेंट के बारे में सोचूंगी और उनको एक वैल्यूएबल एसेट कंसीडर करूंगी. हार्ड HRM में दे आर अ कॉस्ट फॉर मी, दे आर अ एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मी एंड आई विल ट्रीट देम एज अ रिसोर्स. स्ट्रैटेजिक में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही साथ साथ में चलेंगे, और इसमें आपका जो बेसिक होता है कि बिजनेस अलाइनमेंट हो, सही ट्रैक पे आए, मेरा बिजनेस को भी मैं ग्रोथ दूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ को भी मैं ग्रोथ दूँ. इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव या HRM में क्या है कि मैं ग्लोबल वर्कफोर्स को लेके चलूँ, क्रॉस कल्चरल एक मेरा एसेट हो कि मेरी कंपनी में हर एक कंट्री का बंदा काम करता है. दैट्स अ एसेट फॉर मी, राइट. दैट्स अडेप्टेबिलिटी. आई हैव टू डू दैट इफ आई वांट MNC टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन माई कंट्री, राइट. देन इज लीगल एंड एथिकल HRM. यहाँ पे आपको कंप्लाइंस, आपको साथ चलना पड़ता है किसके, लॉज के. इक्वल राइट्स होंगी और रूल बेस्ड सिस्टम है, ये तो करना ही करना पड़ेगा. प्रो एक्टिव एक्टिव नहीं है ये तो रूल बेस्ड है, आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है. अब इन्फ्लुएंस क्या है, इन्फ्लुएंस ऑन HRM डज नॉट फंक्शन ऑन आइसोलेशन. सिर्फ अकेले के लिए आप HRM खोल के नहीं बैठ सकते, आइसोलेशन में नहीं होगा. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. लाइक जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं HRM के, तो आप हमेशा याद रखिए PSTL, दैट इज पॉलिटिकल, यहाँ होगा कहीं पे, हम करेंगे इसको. ठीक है. देन इज इकोनॉमिक, देन इज टेक्नोलॉजिकल, देन इज लीगल, देन इज सोशल, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव. पॉलिटिकल भी आप ले सकते हैं, बट ओके, डोंट टेक पॉलिटिकल, दैट इज इन द अदर थिंग, आई एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स, राइट. वी स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट तभी भी पड़ेगा उसको एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नल मतलब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल है क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में यू पीपल नो दैट, यू पीपल माइट नो दैट, बट वील डू इट दैट, ऐसे भी कर लेंगे. ठीक है.
ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इन्वायरमेंट में काम कर रही है, ठीक है, उसको दो इन्वायरमेंट देखने पड़ेंगे। एक देखना पड़ेगा इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर का इन्वायरमेंट, और एक हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है कि मेरी एक कंपनी है, राइट, कंपनी ए, मेरी ये कंपनी है, इस पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं बट बाहर से होंगी। तो अगर इन्फ्लेशन होगी ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, रिसेशन होगी इफेक्ट करेगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इफेक्ट करेगी वेजेस के ऊपर, हायरिंग के ऊपर। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट करता है एचआरएम पे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हेल्प करती हैं कि अब मैं देख रही हूँ कि एआई बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जब मैं रिक्रूटमेंट कर रही हूँगी एचआरएम के अंदर, मेरा फोकस ये होगा कि अगर एआई की डिग्री के साथ कोई आता है तो आई भी, मतलब मेरा कंसिडरेशन उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा होगा, राइट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मैंने कुछ लॉज फ्रेम किए हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज फ्रेम की हैं, तो मैं कंप्लाइंस में करूँगी किसके, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर रिसेंटली मेरे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा मतलब बाहर से कोई ऐसा लॉ आया है जो मुझे एक्सेप्ट करना ही करना है, तो वो भी इफेक्ट करेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक, टेक्निकल, लीगल एंड देन सोशल। सोशल में तो आप सीधा इतना ही देख लीजिए कि इंक्लूसिविटी आपको रखनी पड़ती है, इक्विटी आपको क्रिएट करके रखनी पड़ती है, जनरल रोल देखना पड़ रहा है आपको, प्रॉपर्ली एटीट्यूड आपको अकॉर्डिंगली रखना पड़ता है, राइट। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से भी काम करेंगे, राइट। आपको इंटरनेशनल रूल्स लॉज के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा अगर आपको डाइवर्सिटी में काम करना है, क्रॉस कल्चरल काम करना है तो। और कंपटीशन को भी आपको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होगा, कम हो जाएगा कंपटीशन तो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होगा। तो दीज आर दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इन दी एचआरएम। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनल, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर वाले, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी अगर चेंज होगी तब, ऑर्गेनाइजेशन में के कल्चर में हमको कुछ चेंजेस लानी है तब, लीडरशिप मैनेजमेंट कैसे चल रही है, स्टाइल, मेरे मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है तब, साइज क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑब्वियसली एम्प्लॉय इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। समरी चार्ट अगेन इसका यही है, ये हर एक पेपर के एंड में मैंने आपको, हर एक प्रेजेंटेशन के एंड में मैंने ये समरी चार्ट बनाया है, ताकि अगर आपको नोट्स नहीं बनाने आप डायरेक्टली इसे बनाइए और बाद में से याद कर सकते हैं। जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के दो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो उसको अफेक्ट कर रहा है, मतलब इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, लॉ, कल्चर, राइट। और इंटरनल मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन, स्ट्रैटेजी, कल्चर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड एम्प्लॉयज प्रोफाइल, ये उसके आगे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग।